नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि बिहार चुनाव में जहां पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, वहां क्या कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में उसी तरीके से निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं या निभा पा रहे हैं जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता था कि वो अक्सर निभाते हैं। क्योंकि इस चुनाव में चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं। 10,000 का जो पैकेज देने की बात की गई है उसका बहुत ज्यादा असर है। युवा बहुत नाराज है क्योंकि वहां पे जो प्रतिस्पर्धाएं परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं वो लीक हो रही हैं, लोगों के बेरोजगारी के सवाल हैं। ये कहा जा रहा है जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका क्या था? सर आज इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी क्या कहना सर आपका? देखिए, आपने अपनी भूमिका में कहा कि नरेंद्र मोदी की भूमिका पूर्व में रहती थी या रहती रही है, तो इस बार रहेगी कि नहीं, ये आपका सवाल है जी। मेरा ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी की बिहार में भूमिका किस चुनाव में रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी की भूमिका एज ए चरिस्मेटिक लीडर देश के किस चुनाव में रही है। मैं करिश्मे की बात कर रहा हूं, चमत्कार की, नेहरू वाले या इंदिरा गांधी वाले। मैं खौफ की बात नहीं कर रहा हूं, डर की, खौफ की, जेल की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी इज अ टेरर। बिहार में 85% लोगों के पास कुछ है ही नहीं कि जहां सीबीआई जा सके, इनकम टैक्स जा सके, ईडी जा सके। नरेंद्र मोदी की जो रिट है वही चलती है जहां आतंक की संभावनाएं हैं। तो कौन सा इलेक्शन है बिहार का जिसमें पॉजिटिव सेंस में नरेंद्र मोदी एक इशू रहे हों, या कम से कम 2014 के बाद मान लें। 2014 में मोदी जी जबरदस्त बहुमत के साथ दिल्ली में काबिज हुए और उनके सत्ता में आते ही उनकी ठीक नाक के नीचे 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई। 2015 में बिहार में डिसाइसिव तरीके से महागठबंधन की जीत हो गई। आप मुझे कोई इतिहास बताइए बीजेपी का कि बीजेपी ने अपने दम पर बिहार में आज तक कोई सरकार बनाई है क्या? हिंदी भाषी राज्य है। मोदी जी के सत्ता में आने के पहले 2010 में बीजेपी को 91 सीटें मिली थी बिहार में। 2015 में मोदी जी के आने के बाद जब चुनाव हुआ तो घट के 53 रह गई। कहाँ है मोदी जी का करिश्मा, आप बताइए ना। 2020 में बीजेपी की सीटें 21 बढ़ी, पर वोट शेयर जो है 24.4% से घटकर 19.46 हो गया। और आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट शेयर अगर आप देखें 2010 से 2015 के बीच में एक जैसा रहा, पर सीटें 2010 में 22 थी तो 2015 में बढ़कर 80 हो गई। 2020 में 5 सीटें सिर्फ कम हुई, पर वो 5 सीटें आप वो कांग्रेस के खाते में डाल दीजिए।
उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़े, इसलिए ओवैसी खड़े कर दिए गए। इसलिए जिन 121 सीटों पर फर्स्ट फेज का मतदान हुआ है कल, उसमें 2020 के चुनाव में आरजेडी को, तेजस्वी को 42 सीटें मिली थी और बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। कहाँ है मोदी जी, आप बताइए ना मुझे। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और वीआईपी को मिला के 65 सीटें फर्स्ट फेज में, पिछले बार के 121 में से। वीआईपी इसलिए जोड़ रहा हूं, पिछली बार वो उनके साथ थे, इस बार इनके साथ जोड़ रहा हूं मैं, महागठबंधन के साथ। पर उधर भी मिला लें 4 सीटें जो वीआईपी को मिली, तो भी उनकी सीटें 60 होती हैं, इनकी 61 होती हैं। कहाँ है मोदी? सवाल यह है कि 2020 में महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में, आपने भी कई बार कहा है, रिपीट होता है ये बार बार, 0.03 का फर्क था पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के। राहुल गांधी नहीं थे पिक्चर में बहुत ज्यादा, न वोटर अधिकार यात्रा थी। 1 को 37.26 मिला, एनडीए को 1 को 37.23% मिला। केवल 10 सीटें तेजस्वी के खाते में कम रही और वो सरकार नहीं बना पाया, और वो भी बेसिकली कांग्रेस के कारण। मैंने जिक्र किया आपको 2014 का कि मोदी जी ने क्या कर लिया। 2014 में दिल्ली में आए इतने जबरदस्त बहुमत के साथ। 2015 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोक दल, मुस्लिम लीग और एनसीपी सब शामिल हो गए, और आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 81 सीटें जीती। 101 में से 81 मोदी जी के आने के बाद 2015 में महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी 2015 में। इसका केवल एकमात्र उदाहरण है 1977 का, जब जनता पार्टी ने स्वीप किया था पार्लियामेंट में और कहा था बिहार में तो बिजली के खंभे भी जीत गए। तब जनता पार्टी को 311 में से 214 सीटें मिली थी। बिहार में मोदी जी के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार इज नॉट द प्लेस फॉर मोदी। अब बेईमानी से तो वो पूरा देश जीत रहे हैं, बेईमानी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वोट चोरी करके ही वो तमाम चीजें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद से कर रहे हैं। 1990 से 2020 तक बीजेपी का जो वोट शेयर है बिहार में 11.61 से 19.46 के बीच में रहा। सिर्फ 2015 में 24.42 हुआ, पर सीटें मैंने बताया आपको, 157 सीटों पे लड़ा चुनाव और 53 ही मिली बीजेपी को। वोट शेयर बढ़ा, 53 मिली, और जो कि 2010 के मुकाबले 38 सीटें कम थी। मोदी जी आज तक बिहार में कुछ कर नहीं पाए हैं, और मोदी जी का बिहार में न तो कोई रोल है, न कोई इमेज है, न कोई इशू है। 2015 का मैंने जिक्र किया आपको। मैंने जब शुरू में कहा भूमिका में कि मोदी जी का कहीं इमेज और कहीं इशू नहीं होता है, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आतंक, खौफ के जरिए चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं।
मैंने आपको बिहार का बताया, 2015 का बताया। आप मुझे ये बताइए कि 2015 में आप आए, ये 2014 में, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सफाया हो गया। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। और 2018 में कांग्रेस आ गई। आपको पता है कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ा गया मध्य प्रदेश में, कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार को कमजोर किया गया 2023 तक आते आते, और 2023 में कैसे सचिन पायलट को फोड़ा और कैसे गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस को हराया। आपको एक सवाल ये भी पूछना चाहिए आशुतोष जी कि मोदी जी पंजाब में इश्यू क्यों नहीं बनते हैं? 40% हिंदू हैं। बिहार में कास्ट हिंदू या जनरल कैटेगरी के जो हिंदू हैं उनकी आबादी 14% और 15% के बीच में है। बिहार मतलब बेसिकली गरीबों का और लड़ने वालों का प्रदेश है। आप मतलब 40% हिंदू होते हुए भी पंजाब में बीजेपी आज तक क्यों नहीं सरकार बना पाई? हरियाणा के चुनाव को चुराना क्यों पड़ता है? वहां मोदी जी गायब क्यों हो जाते हैं? उनकी इमेज कहां गायब हो जाती है? दिल्ली से लगे हुए हरियाणा में। उत्तराखंड में सरकार क्यों गिराई जाती है? वहां डिफेक्शन क्यों करवाया जाता है? वहां कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका क्यों 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है? गोवा में सरकार क्यों नहीं बनने दी जाती है? रातों रात क्यों गडकरी को भेजते हैं और दिग्विजय सिंह सोए हुए रह जाते हैं? ये पूरा का पूरा जो खेल है, जो वो अब लग रहा है, आप पूछ सकते हैं या आपने पूछा भी कि भाई क्या होगा बिहार में। मेरा कहना है कि बिहार में ईमानदारी से अगर हुआ है सब कुछ, या करने दें, ये जो इतने रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, बिहार में लैंडस्लाइड होना चाहिए महागठबंधन के पक्ष में। 2024 के लोकसभा के चुनाव ने मोदी जी के चमत्कार की पोल खोल दी है पूरी की पूरी। बिहार का चुनाव मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है आशुतोष जी, और आप सवाल भी इसलिए पूछ रहे हैं कि महागठबंधन वहां आ गया तो केंद्र सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जेडीयू पूरी तरह टूट चुकी है अंदर से। एक तरफ भूमिहार राजपूत हो गए हैं और एक तरफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसका प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, और उसका कर रहे हैं संजय झा कर रहे हैं, उसका ललन सिंह कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये जो चुनाव है नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में, ये चुनाव तेजस्वी और सरकार, केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के बीच में है, वोट चोरी के बीच में है। और देखना यह है कि जो बिहार की जनता है वो किसके साथ है, वो डर जाती है क्या? अगर बिहार चला जाए हाथ में से, वो 40 सीटें कम हो जाएंगी बीजेपी के अकाउंट से केंद्र में जी। तो मतलब जिसको मैं कहता हूं कि मोदी जी की ताकत एक फॉल्स सीलिंग जैसी है बीजेपी में, कि उन्होंने एक फॉल्स सीलिंग बना रखी। फॉल्स सीलिंग्स घर में बनाते हैं पर उसके ऊपर छत होती है पक्की सीमेंट का, इनके ऊपर तो छत भी नहीं है कुछ। वो कभी भी चरमरा के गिर सकती है। और फॉल्स सीलिंग अगर गिरी, आप सोचिए जरा, 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश का किसके दम पर जीता गया था विधानसभा का?
आप 2016 के आखिर में नोटबंदी करते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चुनाव लड़ने से इनकेपेबल कर देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2023 का चुनाव हिंदू मुस्लिम करवा के राम मंदिर पर जीतते हैं हम। आपका सवाल मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी एक इशू है कि नहीं है जी। 2019 का लोकसभा का चुनाव पुलवामा करके जीतते हैं। आपको सवाल ये पूछना चाहिए आशुतोष जी कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों नहीं हुआ बिहार के चुनाव में? अरे आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमारी सेना में बिहार रेजिमेंट है बहादुर लोगों की, बिहार ने इतने बहादुर सैनिकों को दिया है, अग्निवीरों को दिया है। आपने तो जिक्र नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर का, आपने पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चला गया, बात क्यों नहीं कर रहा है बीजेपी का कोई आदमी ऑपरेशन सिंदूर की। पुलवामा की कैसे हो गया, क्यों हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। पहलगाम कैसे हो गया, कब हो गया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। ट्रंप 50 बार से ज्यादा बार बोल चुके कि मैंने सीज़फायर करवाया, आपने एक भी बार खंडन नहीं किया। इस चुनाव में जो तय होगा, मोदी जी की इमेज तय नहीं होगी, तय ये होगा कि एसआईआर सफल हुआ कि असफल हुआ। ये बड़ा टेस्ट केस है कि 40 लाख लोगों को या 66 लाख लोगों को आपने निकाल दिया और इतना भारी रिकॉर्ड वोटिंग हुआ, और अब होगा अगले फेज में और होगा, 11 तारीख के फेज में और जबरदस्त होगा। ये गुस्सा है बिहार के लोगों का कि आपने 66 लाख लोगों को, 67 लाख लोगों को निकाला है। 67 लाख लोग नए आपके लिए आ गए और कई लोगों को आपने वोट नहीं देने दिया, कल वंचित रह गए वोट देने से। एसआईआर की ताकत 14 नवंबर को प्रकट हो जाएगी। आप सोचिए जरा कि क्या कर रहे हैं। ममदानी नेहरू को कोट कर रहे हैं, जो उन्होंने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो कहा था, और आज बीजेपी नेहरू पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने ऐतिहासिक अपराध किया। क्या कि जो वंदे मातरम का जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसमें से दुर्गा माँ के संबंध में जो उल्लेख था उसको नेहरू ने हटा दिया। वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर बीजेपी के जो हैं प्रवक्ता केसवन, उनका ये बयान है। बीजेपी जिस तरह से जीतना चाहती है चुनाव, वो खुद मोदी का नाम नहीं ले रही है। आप क्या बात कर रहे हैं, मोदी को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही बीजेपी। आप बीजेपी जनता और विपक्ष के नेता तो कर ही नहीं रहे हैं, बीजेपी के लोग भी नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहे हो कि मोदी जी की आरती उतार रहे हो, वो भी नहीं कर रहे। बिहार में चर्चा तो वो है ना, आरके सिंह ने कहा 62,000 करोड़ का घपला, वो है चर्चा। सम्राट चौधरी की एजुकेशन वो है, आपका रोजगार है वो है। अब आप वो 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में डाल रहे हैं तो ठीक है, वो महिलाएं हमेशा, महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होती है, पिछली बार भी ज्यादा हुई थी, कोई नई बात तो है नहीं बिहार में। इसलिए कोई मैं
मैं केवल एक देख रहा हूं कि अगर राहुल प्रियंका जो अब बैठे हैं वहां बिहार में थोड़ा सा और पहले बैठ जाते तो 1977 के नतीजे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में मिलते या 2015 के मिलेंगे। अभी भी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो नतीजे हैं, आई एम होपफुल कि बिहार के लिए आखिरी मौका है जीतने का। ये मौका मैं तेजस्वी के लिए नहीं कह रहा हूं, बिहार के लिए जीतने का मौका बता रहा हूं, क्योंकि लड़ाई जनता दल को तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। जिस तरह की जुबान ललन सिंह बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोला, वो तो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। वो जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो जिस तरह की धमकी दी, बुलडोजर चलवा दूंगा, वो बीजेपी की जुबान है। जो योगी की जुबान है, उत्तर प्रदेश की जुबान है। तो इसलिए फर्जी मतदान आपको जितना करवाना हो करवा लीजिए। आपके 20 करोड़ मेंबर हैं, सदस्य हैं बीजेपी के, आप उसमें से 50 लाख भी अगर झोंक दें बिहार में तो हो गया पूरा काम। फर्जी मेंबरशिप करवा दी। हमारी बातचीत इस चीज पर है, आपके 20 करोड़ हैं और आरएसएस के भी करोड़ों सदस्य होंगे, 1-2 करोड़ तो होंगे। हमारी बातचीत पूरी ये है कि फेयर गेम अगर है, ईमानदारी का है, जैसा न्यूयॉर्क में हुआ वैसा है, तो बीजेपी का बिहार से सफाया हो जाना चाहिए 11 तारीख को। क्योंकि दुनिया की नजरें हैं जैसे न्यूयॉर्क पर थी, वैसी अब बिहार पर है। एक 34 साल का लड़का है वहां, ये नौजवान है, एक 36 साल का है, कोई फर्क नहीं है। जो ट्रंप ने ताकत लगा दी थी, यहाँ मोदी जी ने ताकत लगा दी। तेजस्वी जीत जाएगा तो मोदी जी उसका फंड रोक देंगे, जैसा ट्रंप ने धमकी दी। पैरेलल्स हैं पूरे के पूरे। तो लंबी हो गई बातचीत, मैं माफी चाहता हूँ, आपने रोका नहीं और मैं बोलता गया। ठीक है, ठीक है। तो बातचीत खत्म करते हैं। बिल्कुल सर, 14 को ही पता चलेगा अब तो। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।